ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सदफ मैं आपकी तरफ आऊँगी। सवाल ये था कि असल वजूहात जो हैं पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश की, कुछ हद तक तो हमें चले पता भी हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कुछ हद तक हम कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या रीजंस हैं कि पाकिस्तान में बार बार इंटरनेट बंद हो जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटेड रीज़न है वो तो ज़ाहिर है हमेशा सिक्योरिटी या पब्लिक अनरेस्ट ही होता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वाकई में ये असल रीज़न्स हैं, क्योंकि अगर असल रीज़न सिक्योरिटी है या पब्लिक अनरेस्ट को कंट्रोल करना है तो फिर हमें इन जो इक़दामात लिए जा रहे हैं जिसमें वीपीएन से लेके इंटरनेट शटडाउन से लेके मुख्तलिफ किस्म के लॉस का लेके आना, उनकी कोई ना कोई हमें शायद इम्पैक्ट भी नज़र आता। लेकिन अभी तक एक पूरा साल गुजर गया। आई थिंक 2000 जनवरी 2024 में गवर्नमेंट ने, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी और मुझे याद है उन्होंने इंदिया दिया था कि हम सिक्योरिटी के नाम पे इंटरनेट शटडाउन्स करने जाएंगे फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। और उसके बाद एक पूरा साल हमने देखा कि मुस्तकिल इस काविश में इजाफा ही तो होता रहा कि इंटरनेट को कंट्रोल किया जाए। सो स्टेटेड रीज़न भले जो भी हों, क्योंकि इन सॉल्यूशंस का, इन शटडाउन्स का हमें कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, बल्कि उल्टा नुकसान ही नज़र आता है। अभी आपने म्यांमार और पाकिस्तान की कंपैरिजन, दुनिया में इस वक्त कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ एक्टिव वॉरफेयर चल रही है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें पाकिस्तान का म्यांमार के बाद दूसरे नंबर पे होना, इट्स शेमफुल एंड इट्स कंसर्निंग। तो सिक्योरिटी का भले हवाला दिया जाता है, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है उससे यूथ के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उससे यूथ के अंदर डेस्परेशन, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा बढ़ के सामने आएंगी और उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव ही होगा। सो आई डोंट नो कि रियल रीज़न क्या है। रियल रीज़न मुझे तो अभी तक कंट्रोल ही समझ आता है, क्योंकि जितने खवानीन या जितने बिल्स अभी तक टेबल किए गए हैं उन सब के अंदर जो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, तो कॉमन थ्रेड इज कि हुकूमत के पास कंटेंट एक्सेस या ना एक्सेस करने का। अच्छा, इसमें एक और बड़ा पॉइंट है, इससे पहले कि हम बात की तरफ जाएं सदफ, इसमें कहीं ना कहीं आपको वो लोग जो इस सारे सिस्टम को ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, उनका माइंडसेट समझ आता है। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आईटी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमारे फैसला साज हैं। उन्होंने डिसीजन लेना है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब नहीं चलेगा। आई पर्सनली बिलीव कि उनको अपना शायद ईमेल एड्रेस भी बनाना ना आता हो कि वो कैसे बनता है, लेकिन वो लोग फैसला करते हैं कि कितना इंटरनेट चाहिए, किसको चाहिए। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटीज़, इदारे जो हमारे पीटीए टाइप के हैं, टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस या डिसीजन मेकर्स। तो क्या एक बड़ा फैक्टर इसमें ये भी है, और उसमें उन लोगों के आने की ज़रूरत है जो असर हाजिर को समझते हों, इस ड्राइव को समझते हों, और फिर वो फैसला करें कि कितना इंटरनेट चाहिए, कहाँ पर चाहिए? बिल्कुल, जब तक ये दकियानूसी सोच पार्लियामान में रहेगी कि इंटरनेट का कोई बेहतर या नॉन बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, कोई नेसेसरी इस्तेमाल हो सकता है और कोई गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो सकता है, और जब तक इंस्पिरेशन चाइना जैसे ममालिक से आती रहेगी, तो वही होगा जो आप कह रहे हैं। यानी ऐसे फ़ैसले जो टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, उसकी अहमियत को और उसके बहुत बेसिक इम्पैक्ट पे, इकोनॉमी पे भी, लोगों की सोच समझ पे भी, सोसाइटी की इस दौर में सर्वाइव करने की सलाहियत पर भी इम्पैक्ट करता हो, जब तक ये सारी शऊर नहीं होगा और जब तक ये समझने वाले और इस्तेमाल करने वाले लोग पार्लियामान में नहीं आएंगे, आई थिंक जो आई एम ग्लैड कि कुछ आवाज़ें जो है ना पार्लियामेंट के अंदर से भी उठना शुरू हो गई हैं। लाइक बिलावल साहब ने इसी तरह की बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, इंटरनेट जो है ना वो आते रहना चाहिए। उनका मसला नहीं होना चाहिए। कौन सी मछली है जो सिर्फ यही वाली तार काटती जाती है। बहरहाल हम बात की तरफ रुक करते हैं। हमाद, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि ये क्या हम इसको समझे इंटरनेट बंदिश के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है ये पाकिस्तान के अंदर? जी, सबसे पहले तो ये समझें कि ये बुनियादी हकूक है भी या नहीं। पहली बात जो आपने अपने इब्तिदाइये में कही वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। आपने कहा दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, हमें भी बताया जा रहा है कि हम भी इस रेस का हिस्सा हैं। लेकिन जब ऐसे फैक्ट्स देखते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं, ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको देख के लगता है शायद हम रेस का हिस्सा तो होंगे, लेकिन हम दौड़ मुखालिफ सिमत में रहे, बैकवर्ड। तो ये बिल्कुल हम उल्टा दौड़ रहे हैं। तो ये तो एक बात रही। अब जो दूसरी बात है कि क्या ये बुनियादी हक है या नहीं। अगर हम इंटरनेट के जो फाउंडिंग फादर समझे जाते हैं, विंटन सर्फ, उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि इंटरनेट बुनियादी हक नहीं है, ये बुनियादी हकूक तक पहुंचने का एक जरिया जरूर है, बट दिस पर से कैन नॉट बी कॉल्ड अ ह्यूमन राइट। ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई शख्स कोई चीज बना रहा होता है, उसके इब्तदाई मराहिल में शामिल होता है, तो उसको उसकी अफादियत के बारे में, इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल वाकफियत नहीं होती।
टीवी की मिसाल आपके सामने है। जिस शख्सियत ने टीवी को बनाया था उन्होंने कहा था कि ये एक आमसी इजाज है जो सिर्फ इमेजेस को ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन आपके और मेरी जिंदगी में आज टीवी हमारे घरों के अंदर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है वो हम जानते हैं। उसके बगैर कोई भी घर मुकम्मल नहीं समझा जाता। इसी तरीके से बिजली है, बिजली के बगैर भी हम जिंदा थे एक जमाने में, अभी भी जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन क्या भरपूर तरीके से रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये एक अलग बहस है। अच्छा, इंटरनेट भी उतना ही जरूरी है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट। आप कह रहे हैं कि ये बुनियादी हक नहीं है, लेकिन उसका एक जरिया जरूर हो सकता है। लेकिन राइट नहीं, मेरा सवाल इसमें यह है कि जब हमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब तो इंटरनेट का वजूद ही नहीं था, और एज पर माई इंफॉर्मेशन इंटरनेट की कोई शिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन राइट टू नो, बेसिक इंफॉर्मेशन का राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि सबका आज़ादी इज़हार राय का भी और जानने का भी बुनियादी हक मौजूद है। तो अगर हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी ले तो देन बेसिक राइट तो बन जाता है ना, क्योंकि इस वक्त सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट ही है और तो कुछ नहीं है। बट आई थिंक पहले तो मैं ये तस्दीक करूं कि मैं अपनी बात शायद प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो आपके सामने रख रहा था। इंटरनेट आज मेरे नजदीक एक फंडामेंटल राइट है। जिस आर्टिकल की तरफ आपने इशारा किया उसके अलावा भी कई आर्टिकल्स हैं जिससे इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन इंटरनेट को मिलती है। हम सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 9 को पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के साथ, जिसमें राइट ऑफ लाइफ एंड राइट ऑफ डिग्निटी है। अगर आप किसी को डिग्निफाइड राइट देना चाहते हैं जीने का, तो वो सिर्फ ये तो नहीं कि आप उसको जेल में बंद नहीं कर सकते FIR के बगैर। उसका मतलब तो ये है कि आप उसको खुद मुख्तार कीजिए कि वो अपने फैसले खुद कर सके। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 18 हमारे सामने आता है। इंटरनेट बंद होने की वजह से सबसे बड़ा इफेक्ट जो आप फिगर भी अभी दे रहे थे, मेरे ज़हन से निकल गया, 351 मिलियन का गालिबन हमें नुकसान हुआ है बिजनेसेस का। तो जो सबसे ज्यादा बिजनेस का राइट है वो आर्टिकल 18 के अंदर प्रोटेक्टेड है, राइट टू ट्रेड, राइट टू प्रोफेशन। अच्छा, मेरा बात अगर मैं थोड़ा सा आपसे इसमें गाइडलाइन लूं कि क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन फिर आ सकती है इन आर्टिकल्स के तनाजुर में? क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब गवर्नमेंट इसको बंद करने पे हक पर जानिब हो कि नहीं अब हम इसको बंद कर सकते हैं, इंटरनेट तक रसाई रोक सकते हैं? क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कोई आईनी या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की कोई दलील दे सकती है इस पे? सॉरी, क्या गवर्नमेंट भी कोई आईनी या कानूनी दलील दे सकती है फिर इन्हीं आर्टिकल्स के तनाजुर में कि नहीं इन सर्टन एरियाज या इन सर्टन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमें भी ये हक हासिल है कि हम इसको रोक लें या कम कर दें या स्लो कर दें इंटरनेट को? क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ आईनी या कानूनी हुकूमत को भी मिलता है इन आर्टिकल्स के तनाजुर में? कोई भी हक एब्सोल्यूट नहीं होता, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने का एक तरीकेकार है। एक आपको प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास करना होता है कि वो रिस्ट्रिक्शन क्या आया। वो रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उस रिस्ट्रिक्शन का क्या कोई कानूनी मकसद है जो आप अचीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फिर आप देखिए कि जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और उस कानूनी मकसद के दरमियान में कोई रिश्ता भी एक आम आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को नजर आता है या नहीं आता। फिर ये भी देखना है कि वो रिस्ट्रिक्शन जो आप लगा रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा सख्त ना हो और उतनी ही लगाई जाए जितनी जरूरी है, और उस कदगन के साथ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी देने होते हैं कि उस रिस्ट्रिक्शन को अब्यूज ना किया जा सके। अगर ये तमाम चीजें पूरी की जाती हैं तो किसी भी राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसी को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा सदफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश की, इसके ऊपर हम अगेन बहुत बात हुई है, नुकसान का भी जिक्र किया, वजूहात की भी बात कर ली। क्या इसी सूरत हाल के अंदर रहते हुए कोई ऐसी राह निकाली जा सकती है जिससे वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाए जिनकी रोजी रोटी से जुड़ी है, जो IT एक्सपर्ट्स हैं? कुछ ऐसा किया जा सकता है आपकी राय में? बिल्कुल। उस बारे से पहले मैं जो पिछला सवाल था उसमें ऐड करना चाहूँगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या मुझे साल याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इंटरनेट जो शटडाउन है उसके ख़िलाफ़ एक पिटिशन फाइल हुई थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनिशियली कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाउएवर जब PTA इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई तो PTA के अपने कानून के अंदर ही एक ऐसा क्लॉज मौजूद है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का तस्करा है, और उस क्लॉज की बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट शटडाउन्स, टेम्पररी शटडाउन्स जो हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल। तो एक ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी। अच्छा। जो आपने मुझसे सवाल किया रिगार्डिंग, एक तो ये कि हमें बहुत क्लियरली ये चीज़ अपने नैरेटिव में, और मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने नैरेटिव में शामिल करनी चाहिए कि इंटरनेट सिर्फ IT प्रोफेशनल्स, सिर्फ IT बेस्ड फ्रीलांसर्स के लिए रोजी रोटी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद
तादाद है, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो रोज़ी रोटी है वो कमा रहे हैं। ऐसी ख़वातीन जो घर से केटरिंग के बिजनेसेस करती हैं, ऐसे लोग जो डिलीवरी का काम करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्लाइंट बेस, जिनका कनेक्शन ओनली थ्रू व्हाट्सएप है। वो आईटी प्रोफेशनल्स हरगिज़ शुमार नहीं किए जा सकते, लेकिन उनका आईटी से एक बहुत बड़ा कनेक्शन मौजूद है और उसके इंटरनेट बगैर से जुड़ा उनकी हुआ रोजी है। रोटी डायरेक्टली मुतासर होती है। तो जब हम अपनी गुफ्तगू को, और हुकूमत भी हमेशा अपनी गुफ्तगू को पाशा के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम कर देती है कि पाशा ने कहा है, सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन है, दे आर नॉट द ओनली इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स। जो आपको अपनी सॉल्यूशंस का भी स्कोप है वो वाइड करना पड़ेगा, उन लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा जिनके पास किसी सॉफ्टवेयर हाउस की या इतने ज़्यादा पैसों की या ह्यूज क्लाइंट्स की प्रोटेक्शन मौजूद नहीं कि मल्टीपल इंटरनेट सर्वर्स लगा लें। ये बहुत एक बेसिक जो आपका डिवाइड है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, बढ़ जाती हैं चीजों से। ठीक है सदफ एंड हमाद, आप यही है कि आप सेटल करें आवाम को। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन एक तो ये, जैसे हमाद को किया कि अब ये एक बेसिक राइट है, और बट आई पर्सनली फील इज कि जो लॉ मेकर्स हैं वो इन पर्टिकुलर इंटरनेट के हवाले से भी कानून साजी उनको करनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत में बैठे लोग होते हैं उस वक्त उनको लगता है कि ये चीज़ उनकी गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, वो इनसिक्योर होते हैं, उस वक्त वो कानून साजी नहीं करते। अपोजिशन में जाके एहसास होता है कि काश हम ये कर लेते। ये पहले तहरीक इंसाफ के साथ भी रहा, अब नून लीग के साथ सवाल है ना यहाँ पे, फिर ये सब चलता रहेगा। एक सवाल ये है ना कि फिर कानून साजी किसके लिए की जा रही है, आवाम के लिए? जस्ट टू आई थिंक होल्ड थिंग्स अपने फेवर में लाने के लिए। पर हम इस पे बात करते रहेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए। जब दुनिया 2025 नए साल का आगाज करिए, ठीक नहीं है, इसको सही होना चाहिए, इंटरनेट तक सबकी एक्सेस होनी चाहिए। वंस अगेन थैंक यू सदफ एंड हमाद। एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सबसे आगे आप देख रहे हैं, और प्रोग्राम की बिल्कुल शुरू भी हमने बात की थी कि आज चूंकि साल नौ का पहला दिन है और पहला शो है, तो उसमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ तो होना चाहिए ना। एक शख्सियत जिन्हें हम मुसलसल टैप करते रहते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, कभी हमें मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते। आज हाथ आ गए अलग सब हमारे वन ऑफ द पर्सनैलिटीज़ पॉलिटिक्स के अंदर जिनकी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ही हैज़ डन। फिर अल्लाह ने उनको ज़ाहिर बात है उस सतह की इज्जत भी दी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव हुए, और अब भी अपने जो सियासी सफ़र है उसमें एक अलग राह अपना ली है। अब देखते हैं वो मंजिल आवाम की बात करना शुरू किया है। आवाम की बात पहले भी करते थे, बट अब खास तौर पे फोकस किया है एक नई पार्टी बनाकर, अवाम पाकिस्तान के नाम से। आप समझ गए होंगे हम किन की बात करें। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन। उनसे बात करते हैं। एक तो हमने उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़े से डिफरेंट पहलुओं पर बात करनी है, और 27 तारीख को 27 दिसंबर को उनका बर्थडे भी था। तो आगाज सर, हैप्पी बर्थडे। कैसे आप, ठीक ठाक है? नहीं, मैं बर्थडे कोई बनाया नहीं है, लेकिन अब कुछ थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, तो जो भी दोस्त रिश्तेदार हल्के के लोग हैं वो कोई केक, कई कहते हैं हमारे पास आ जाए, केक काटते हैं, कई घर पे केक ले आते हैं, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। सबसे लेटेस्ट तो न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। जी थैंक यू। आपको कैसे देख रहे हैं 2025 को पाकिस्तान के लिए? अल्लाह बेहतर करे जी, यही कर सकते हैं हम तो, उम्मीद ही कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन जो हालात हैं मुश्किल हालात हैं। कल तो उड़ान पाकिस्तान का एक प्लान लॉन्च हुआ। उड़ान से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, फ्लाइट से, फ्लाइंग को भी समझते हैं। जी। तो ये उड़ान आप कैसी देखते हैं पाकिस्तान की? ठीक होगी? अल्लाह करे जी। टर्बुलेंस तो नहीं इसमें देख रहे, या है? टर्बुलेंस नहीं, थोड़ी कॉम्पिटेंस की कमी है। अच्छा जी, हम बातें बहुत करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं। शहबाज साहब ने कल कुछ वसवसों का जिक्र किया अपनी और एस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप में, कि वसवसों के बावजूद मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप लॉन्ग चले। वो वसवसे क्या है भाई साहब? एस्टेब्लिशमेंट से पार्टनरशिप नहीं होती, वो मुल्क का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, पार्टनरशिप्स नहीं होती। पार्टनरशिप जिम्मेदारी सिविल हुकूमत की होती है और काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की होती है। तो ये मामलात पार्टनरशिप से नहीं चलते, हर एक को अपने रोल अदा करना है आइन के मुताबिक। जब आप उससे बाहर जाएंगे, ये हमने देखी है बहुत पार्टनरशिप। कॉपरेशन भी नहीं कह सकते? तो कॉपरेशन नहीं, वो जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है। अच्छा। किसी इदारे की कॉपरेट करे या ना करे हुकूमत के साथ, ये आइनी जिम्मेदारी है, ये मामूली बात नहीं है। हलफ लिया हुआ सबने आइन पे, तो हमने बहुत सुनी है माजी में। एक पेज पे है वो हाइब्रिड हुकूमत है, हाइब्रिड प्लस हो गई, लेकिन मुल्क तो नहीं चला ना। इसलिए आज एक दफ़ा इस मुल्क के आइन को मौका दे दें। अगर आपको पसंद नहीं, बदल दें, इसको कोऑपरेटिव हुकूमत बना दें, इसको हाइब्रिड हुकूमत बना दें, आइन में लिख दें, ताकि हम सब आइन ना तोड़ें। जिस मुल्क में ज़ाब्ता ना हो, जिसमें आइन ना हो, उसकी मईशत नहीं चलती। मैं हमेशा ये कोट करता हूँ, इस साल का जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, 3 लोग हैं,
उन पढ़े वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो नहीं चलेगा, बात खत्म। ऐसे ही ये दुनिया का तजर्बा है, हम उसको डिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। तो सर हम तो तजर्बे करते जा रहे हैं ना, ये तजर्बों से सीख ही नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं सीखा, हम नहीं जा रहे हैं उस तरफ नहीं, कि हमने कुछ सीख लें? सीखा नहीं है, नहीं। चलो जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो कुछ आपको उम्मीद देता नहीं है। चलिए अल्लाह करे। इससे पहले कि हम ज्यादा तल्ख सवालों की तरफ आए, थोड़ा सा नए साल के बारे में ये हमें तल्ख नहीं था। बताइए। ये वो चले गए, निकल गए, अब क्या करें। आप जैसी शख्सियत सामने बैठी हो जो मामलात को इस हद तक समझती हो, तो फिर सवाल तो आ ही जाते हैं। नया साल अब ये तो है ही, वैसे उमूमी तौर पे कैसे मनाते हैं नया साल आप? ऐसे ही नहीं, रूटीन मैं नहीं बनाता, जस्ट अनदर डे? आम दिन की तरह। बतौर प्राइम मिनिस्टर नया साल आप के करियर में आया था? यू वर द जी, प्राइम आया मिनिस्टर था, जब आया था, उस वक्त भी ऐसे ही था, नॉर्मल था? जी बिल्कुल। तो गोल्स वगैरह कुछ सेट नहीं करते मैं जैसे न्यू इसमें ईयर क्या बनाना रेजोल्यूशन है, की बात करते हैं? मैं यकीन करें कल कोई 25-30 मिनट में इतनी शदीद फायरिंग होती रही है। जी, अनफॉर्चुनेट। अफसोस की बात है कि हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि मैं वही रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ ना। सर मायूस क्यों लग रहे हैं आप? ये वेपन्स हैं। मायूस क्यों लग रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस मुल्क के दारुल हुकूमत में खुल्लम खुल्ला इस हद की फायरिंग हो रही, वो असला कहाँ से आया? गोली चलाने से कोई पूछ सकता है? कानून कहाँ पे गया? कानून कहाँ पे है? अब शहरियों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आई मीन हम हमेशा बैठते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, सियासतदानों पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तनकीद करते हैं, मीडिया को निशाना बनाते हैं, जी ये है वो है। जो हमारी सिटीजनशिप है वो कहाँ स्टैंड करती है? वो जो एक सिविक सेंस है वो कहीं नजर आती है आपको? उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर बेपनाह खराबियां आ गई हैं। अभी आप इंटरनेट की बात कर रहे थे, अब हुकूमत ये बताने से कासिर है कि हम इंटरनेट क्यों स्लो करते आप यकीन करें, दुनिया हुकूमत क्यों स्लो करती है दुनिया भाई साहब? अरबों डॉलर खर्च करती है इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इंटरनेट स्लो कर देता है। ये हल है वैसे हुकूमत की इनसिक्योरिटीज का? ये इनसिक्योरिटी, जिनकी इनसिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी नहीं, इनसिक्योरिटी है। वही ना, इनसिक्योरिटीज की आप बात। क्या हासिल कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, आप क्या हासिल कर रहे हैं? कोई हल नहीं है इसका? नहीं, ये ये तो information एक का flow सोच है। control नहीं इसीलिए कर कह रहा हूँ सकते। कि उड़ान से पहले ये जरा इंटरनेट को देख लें। इंटरनेट उड़ान बाद में आएगी। उड़ान बाद में आएगी, पहले नेविगेशन ठीक करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्विकली थोड़ा सा नए साल पे मैं दोबारा आपसे लिंक करना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी का अगर मैं पूछूं सबसे बेहतरीन साल, जिसे आप कह सकते थे कि दैट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ, कोई एक अगर? हर दिन तोहफा होता है जी। वैसे कोई एक साल जो आपको याद रह गया हो सकता है वो आपकी शादी का साल हो सकता है वो आपके किसी बच्चे की पैदाइश का साल प्राइम हो, मिनिस्टर बनने का प्राइम साल मिनिस्टर हो। बनने का साल हो, एनी वन स्पेसिफिक ईयर, कोई एक जो जहन में आता है? ये मुश्किल है कहना। कोई एक साल जो आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में ना होता तो अच्छा था, एनी वन ईयर? नहीं, वो सब देखिए ऐसी बात नहीं। कोई ऐसा वक्त जहाँ पर आप वापस अच्छे बुरे वक्त जाके आते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहें उसको दोबारा से? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं 2 दफ़ा जेल गया हूँ, वो कम से कम मेरी बहुत बड़ी एजुकेशन थी। अच्छा, आप समझेंगे कि बड़ा जुल्म हुआ है। आपके ख्याल में जेल 2000 का पूरा साल मैंने जेल में गुजारा है। जेल वाकई सिखाती है इंसान को? जी, अगर आप सीखना चाहें, अगर आपके हाथ साफ हो, आपको ज़मीर मुतमईन हो, बहुत बड़ी एजुकेशन है। किस किस के शख्सियत में आपने बतौर पॉलिटिशियन जेल के बाद तब्दीली देखी? अपने अलावा आपने तो लर्न किया, जो भी आपको लगा कि एक अलग शख्स मिला जेल के बाद? नहीं, वो शख्स खुद ही जानता है। मेरे सेक्रेटरी थे, मेरे दोस्त भी हैं, फवाद हसन फवाद साहब। अच्छा, तो उनकी बड़ी तल्ख यादें हैं। उनको मैंने कहा कि आप बड़ी तब्दीली आएगी आप पे। आई आपने feel किया? अब वो तस्लीम करते। तस्लीम करते हैं। अच्छा, सियासतदान के लिए जरूरी है जेल जाना, उसको निखरने के लिए एज पॉलिटिशियन, या वैसे भी नहीं, मैं ट्रेनिंग अच्छी होती है। ट्रेनिंग अच्छी हो? अगर आपके ज़मीर मुतमईन हो तो ट्रेनिंग अच्छी है। इमरान खान साहब भी अल्लाह करे बेहतर शख्स बन के बाहर निकले। क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज बेहतर शख्स? इमरान खान से क्या एक्सपेक्टेशन? सर, रवैया आपका बेहतर होना चाहिए, आपको लोगों की पहचान होनी चाहिए, उनकी इज्जत करना जाने, दूसरों की बात सुनने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, और रिएक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपको पार्लिमानी कदरें जाननी चाहिए, जमहूरी कदरें, इखलाकी करंट कदरें। मूवमेंट जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की है, उससे आपको लगता नहीं है कि कुछ डायमेंशन चेंज हो रही है, थॉट प्रोसेस तब्दील हो रहा है, या प्रायोरिटीज तब्दील? मैंने ये मुज़ाकरात की जगह, सियासत में मुज़ाकरात की जगह पार्लिमान है। लोगों के सामने मुज़ाकरात करें ना, बात करें कि आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ, आपका रवैया क्या है। मैं 85 की असेंबली में भी इलेक्ट हुआ था, उस वक्त से हर असेंबली में एक न एक तरीके से मेरा वास्ता रहा है। लेकिन जो 2018 से जो माहौल पैदा हुआ है पार्लियामान में और सियासत में, उसकी
वो तो तबाहकुन है। इसके जिम्मेदार क्या सिर्फ एक ही इसके जमात को जिम्मेदार समझेंगे? इमरान खान साहब है। अच्छा। एक आदमी, ठीक। सीधी बात है। लेकिन जो लेकिन अपने- पिछलों ने, आपके फॉर्मर कोलीग्स ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी तो रवैया मौजूदा हुकूमत ने जी तल्खी का उन्होंने ही अपनाया। वही रखा है। हाँ, तल्खी उन्होंने का कोई रवैया उन्होंने कोई बेहतरीन, ये गाली गलौज जरा कम करते हैं, वो गाली गलौज ज्यादा करते थे। नहीं, मार कुटाई ज्यादा करते। देखिए हुकूमत नहीं, वो तो असेंबली से बाहर हो रही है ना, मैं असेंबली के अंदर बात कर रहा हूँ। जब ये रवैया हो कि हुकूमती बेंच कभी गाली नहीं निकालते, ठीक। तनकीद सुनते हैं, ठीक। बर्दाश्त करते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत वहाँ पर वज़रा गाली निकालते थे। एक दिन तो सेनेट में आप बड़े जज्बाती हो गए, कौमी असेंबली में, आई बिलीव कोई जूता वूता मारने का जिक्र कर दिया। नहीं वो अनएक्सपेक्टेड कमेंट था, रिमार्क्स थे आपकी तरफ से, वो बड़े वायरल भी हुए। हाउ डिड यू फील आफ्टर दैट, बाय द वे? वो नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट में हो अच्छी गया। फीलिंग नहीं है, लेकिन गलती स्पीकर साहब की थी। खत्म नबूवत पे एक रेजोल्यूशन था, फैसला हुआ कि एक तकरीर हुकूमत करेगी, एक अपोजिशन करेगी। ठीक है, मुझे अपोजिशन ने कहा कि आपने तकरीर करनी है, सही। हुकूमत ने तकरीर की, स्पीकर साहब ने पुट कर दिया, असद कैसर साहब थे। असद कैसर साहब ने कि जी अब वोट करें। ठीक। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जनाब आपके साथ फैसला हुआ है 15 मिनट पहले ही कि आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इग्नोर कर रहे हैं। मैं सामने खड़ा हो गया, मैं कहा जनाब क्या कर रहे हैं, चुप, हमें खान साहब नहीं करने देते, ऊपर से हुक्म है। अच्छा, मैं कहा फिर मैं जूती उतारनी पड़ेगी, ये मामला सीरियस है। ज्यादा ही हो गया था। बाद में फिर अब दोबारा थोड़े जब हमारा असद साहब से मुलाकात हुई, कोई सेटल डाउन हुआ मामला? नहीं, मैं कोई ऐसी उनके, बात हुई इस उनके हवाले लिए उनके लिए मेरे दिल में वो कदर नहीं रही जो थी। अच्छा। हकीकत है। स्पीकर बहुत मुश्किल काम होता है, और स्पीकर का मेयार आपने देखा है तो मिराज खालिद साहब थे। ठीक। बड़ी तल्ख हालात बतौर थे शख्सियत भी बहुत जी, आला बहुत अक़दार तल्ख के हालात थे। पीपल्स पार्टी बहुत अरसे बाद इक़्तिदार में आई थी, उनका रवैया बड़ा सख्त था, बड़ा जोश था उनके कारकुन में। लेकिन 2 साल मिराज खालिद साहब ने हमें ये पता नहीं लगने दी कि हम अपोजिशन में हैं, या हम फील करते हैं हम हुकूमत में हैं। सही, वो तरीका आपने सीखना है माजी से। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पीकर अगर माहौल ख़राब हो तो स्पीकर की जिम्मेदारी कंट्रोल करना होता है। अच्छा, थोड़ी सी सर आपकी एसोसिएशंस की भी बात कर लेते हैं, जो बड़े लंबे अरसे तक रही सियासी जमात से, उसके बाद ख़त्म हो के आपने अपनी जमात बनाई। क्या इख्तलाफात क्या हुए कि आपने इतनी लंबी एसोसिएशन को छोड़ के? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जमात छोड़ सकता हूँ। मैं हमेशा कहता था कि हमारा एक ही घर है, मुस्लिम लीग है या घर है। बहरहाल वो एक असूली बात थी, मेरा कोई शख्सी इख्तलाफ नहीं है। मैं कुछ चाहता नहीं था जमात से, ना मैंने कभी ओहदा मांगा है हुकूमती, सरकारी, पार्लिमानी या पार्टी का कभी ओहदा ना मांगा है, ना मुझे ख्वाहिश थी। लेकिन हम एक असूल के साथ थे, उसका नाम था वोट को इज्जत दो, यानी जमहूरियत। लेकिन यानी आपका एक जाती ताल्लुक भी तो मियां फैमिली से है। जाती ताल्लुक फैमिली में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट गुजरा है, आई थिंक यू वर नॉट देयर, अभी जो रिसेंटली उनके मियां साहब के पोते की शादी नहीं, मेरा उनके साथ कुछ सियासी जाती ताल्लुक नहीं है। इन मामलात में मैं ना उन्होंने दावत दी, ना मैं कभी गया। कभी हुआ ही नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और जब से आपने ये राहें अलग की हैं, मियां साहब से कोई बात हुई, राब्ता हुआ हो, कोई टेलीफोनिक किसी मौके के ऊपर कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। इम्कान भी नहीं है? नहीं, वो बात मेरा हमेशा असूल ये रहा है कि अगर वो बात करना चाहते हैं मैं अवेलेबल हूँ। ठीक। मैंने कभी टाइम मांगा नहीं है। सर आपने जल्दी जल्दी से जवाब देना है और जल्दी सवाल करें तो चलिए। अच्छा, अगर आपको नए साल के लिए किसी मशहूर शख्सियत के साथ डिनर पर जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाएंगे? मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, या फिर कोई और सियासी शख्सियत? किसी एक के साथ? किसी एक के साथ जाना है। मैं डिनर जरा कम ही जाता हूँ। सियासत में सबसे करीबी दोस्त कौन है आपका, सबसे करीबी? सियासत में बदकिस्मती जब सियासी बदलते हैं, जमात में आजकल नहीं हूँ। मिफ्ता साहब? जी, मिफ्ता साहब से आजकल ज़्यादा वक्त गुजरता है, एक जमात में हम हैं, इकट्ठा काम करते हैं। पहले मुस्लिम लीग में ख्वाजा साहब से ख्वाजा आसिफ साहब। जी बहुत दोस्ती थी। ठीक। कोई ऐसी शख्सियत जिसके साथ आप दिल की बात शेयर कर सकें, जो फील कर रहे हैं? ये मुश्किल, सियासत में मुश्किल होता है। सियासत में मुश्किल होता है, सही। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए अपना शोबा बदलने का मौका मिले, पॉलिटिक्स छोड़कर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और बनना चाहें तो क्या बनेंगे? मेरा हमेशा शौक था, फ्लाइंग का शौक था, तो मैं काफ़ी फ्लाइंग की है। मैं ये कमर्शियल जहाज़ नहीं उड़ाए, छोटे एरोबेटिक फ्लाइंग ज़्यादा की है, उसका बहुत शौक था। ओके। 4 साल मैंने सिखाया भी है। वो मेरा हमेशा ख्वाहिश रही कि कभी ज़िंदगी मौका मिले तो जो नॉलेज आपके पास होती है
क्योंकि ये यूनिक नॉलेज होती है, हर एक शख्स उसको मुख्तलिफ तरीके से देखता है, क्योंकि आप लिमिट्स पे ऑपरेट कर रहे होते सही। हैं, तो वो एक शौक तो है। ये टैलेंट है फ्लाइंग एक या स्किल है आपके ख्याल में? स्किल है, स्किल है, टैलेंट से ज्यादा स्किल है। बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है। आम फ्लाइंग में नहीं, लेकिन जो ये आप एक्सट्रीम पे फ्लाई करते हैं ना, जिसे कहते हैं पुशिंग दी एनवेलप, वो बहुत स्किल चाहिए Right. और प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी फ्यूचर में जाके किसी दूसरी पार्टी के साथ उसको हुकूमत बनानी पड़े, इत्तेहाद करना पड़े, किसके साथ कर सकती है? देखिए, अगर जिससे भी असूल मिलते हों, असूल बड़ा सीधा है, मुल्क में जो भी आइनी जमहूरियत की बात करेगा हम उसके साथ हैं। इस वक्त जो पार्टीज मौजूद हैं, स्पेशली 3 बड़ी पार्टीज, उनमें से कौन सी पार्टी का विजन आपको लगता है कि अवाम पाकिस्तान जैसा है? तीनों का नहीं है, तीनों का नहीं है। तीनों के पास हुकूमत है, ठीक है, तीनों के मंशूर हैं, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? सही है। तो सीधी किसी बात है ना, अगर आप कुछ कर सकते होते तो कर चुके होते। अच्छा, आप इतने शोज में जाते हैं, पॉलिटिकल शोज में सालों से जा रहे हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय किस शो में जाके करते हैं, कौन से एंकर के साथ? Who's your favorite TV anchor? नहीं, मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन नदीम मलिक साहब से ज्यादा बनती है? बनती नहीं है, वो हमारा थोड़ा एक अच्छा माहौल रहता है, हमारी आसमा शराजी साहब वैसे भी, अच्छा। और आमिर मीर साहब वो मुझे बुलाते बहुत कम है, लेकिन उनका एक मखसूस स्टाइल है अच्छा। जो किसी और का नहीं है, वो बात निकाल लेते हैं आपसे। और फिर शाहजेब खानदादा साहब, उन्होंने भी अब बुलाना छोड़ दिया है। आपने ऐसा क्या लेकिन किया? उनकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और उनकी नॉलेज जो सवाल जिससे कर रहे होते हैं उसके बराबर ही उससे ज़्यादा नॉलेज उनकी होती है। ठीक। बहुत बहुत मेहनत का अच्छा काम है। सवाल उनकी आता ही टीम- तब है जब आपको उसका जवाब अच्छा सवाल पता ही हो बहुत कि इसकी बहुत background डेप्थ क्या है। में से वो सवाल करते हैं, और उनके पास नॉलेज आपके बराबर ही उससे ज़्यादा होती है। ठीक। बहुत मेहनत, और टीम मतलब बड़ी That's a स्ट्रॉन्ग है। good compliment from you, जी। sir. शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आप किसी और को इस रिजीम के अंदर एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव देखते हैं कि अगर इनको रोल मिल जाए तो शायद अच्छा प्ले कर सकते हैं? नॉट बेटर देन शहबाज साहब, वो एक अलग बात है, वैसे जो आपको लगता है कि ही इज केपेबल इनफ या शी इज केपेबल इनफ? बुज़दार साहब महिला कर सकते उस्मान बुज़दार साहब, उनको बना दिया जाए। उसको बना दिया। दोबारा, ओके ठीक है, गॉट द आंसर। अच्छा, अब ये बताइए, ये आपका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से बड़ा ऑब्वियसली आपका एक ताल्लुक भी रहा है, और फ्लाइंग से आपका ताल्लुक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस और एयर का जो बिजनेस है फ्लाइंग का, उसको आप समझते हैं। रिसेंटली आपकी पॉडकास्ट मैंने देखी जिसमें आपने कहा कि जो 10 अरब की बोली थी वो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि मैं अगर लेता तो मैं कहता इतने पैसे मुझे दो इतने साल के लिए, तो मैं PIA लेता हूँ। आपका अब भी यही ख्याल है? और अब जो कल बातें PM साहब ने की हैं कि हमें वाइट एलिफेंट से जान छुड़ाना होगी, कोई डिटर्मिनेशन नज़र आती है, कोई पॉलिसी नज़र आती है हुकूमत की कि प्राइवेटाइज करें इन चीज़ों को और जान छुड़ाएं इससे? हुकूमत बातें नहीं करती, काम करती है। एक दिन का काम है, अगर आपने करना हो। इतना आसान है? जी, कैसे? स्ट्रक्चर सही बनाएं। आप चाहते क्या हैं? प्राइवेटाइज करना है, फिर प्राइवेटाइज करें। पाकिस्तान की बहुत सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन है, हमने हर चीज़ बेच दी है, लेकिन PIA हमसे नहीं बिक रहा। रुकावट क्या है? सोच की रुकावट है, सोच के करना नहीं चाहते? सोच की रुकावट है, नैब है, नैब से घबराते हैं, और मेरी समझ से बाहर है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर 10 अरब की जो फिगर आई है, बहुत ज़्यादा फिगर थी। ठीक है, पाकिस्तान का मसला जिसने क्या है? लेना था उसको भी समझ आ जाती कि मेरे साथ हुआ क्या है। यानी कि बहुत अच्छी फिगर थी for जी, PIA। वो बंदा गरीब डूब जाता, PIA भी डूब जाती, वो भी डूब जाता। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान का मसला आपको क्या लगता है कि आप अगर आते हैं हुकूमत में तो सबसे पहले इसको टारगेट करेंगे जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? रूल ऑफ लॉ है, आपके रूल ऑफ लॉ है, रिफॉर्म है, जिसमें रूल ऑफ लॉ सबसे पहला रिफॉर्म है। पाकिस्तान को मैसिव रिफॉर्म चाहिए, इतना कि आपको जो हुकूमत है ये नजर ना आए कि ये हुकूमत क्या थी। इतनी ज्यादा रिफॉर्म आपको चाहिए। 5 साल में हो सकती है, एक टेन्योर में? सर, एक दिन से शुरू करेंगे तो 5 साल में होगी, या 10 साल में होगी, या 20 साल में। इब्तदा कर चुके अगर हैं आप हम इसकी? नहीं, नहीं किए अभी तो आप कह भी नहीं सके कि क्या रिफॉर्म चाहिए। अच्छा, रिफॉर्म करना मुश्किल नहीं होता, अगर आप में आपकी नीयत हो, आप में जुर्रत हो, रिफॉर्म हो जाता। आपकी लाइफ के हवाले से क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, कुछ सोशल पे भी हमें सवाल मिले, कौन सी लाइफ है जिसको आपने फेज ऑफ लाइफ बड़ा एंजॉय किया? आप चाइल्डहुड, जवानी, लड़कपन? एक प्रोग्रेशन होता है जी, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ कम होती जाती है। तो बचपन बेहतर होता है, फिर कॉलेज थोड़ा उससे कम हो जाता है, ठीक। फिर आप जब रियल लाइफ में आते हैं उससे कम हो जाता है। तो बचपन की याद अपने फादर के साथ, या वैसे कोई जो आप अब भी जिसको आप मिस करते हो, कहीं जाना, कुछ खाना, कोई फेवरेट वो ज़माना और हुआ करता था। उस वक्त जब आप अपने वालिदैन से बात नहीं करते थे, वो आपसे बात करते थे। अच्छा, वो थोड़ा फ़र्क ज़माना था, अब थोड़ा फ़र्क है, लेकिन वो अच्छे ज़माने थे, सिंपलर ज़माने थे, सिंपल लाइफ होती थी।
एसी नहीं होते थे, टीवी नहीं होता था। हम जहाँ वापस जाना चाहते इंटरनेट भी नहीं था। ठीक लेकिन वो सही था, इंटरनेट वो वक्त सही था, मतलब उस वक्त नहीं था ना। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि खत्म कर दें उसी वक्त में जाना। माजी में आपको ले जाना चाहते हैं, माजी में जाना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी लाइफ ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप? एज अ पॉलिटिशियन लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एज बिजनेसमैन ज़्यादा एंजॉय करते हैं? नहीं, देखिए, बिजनेस होती है अपने लिए, सियासत होती है दूसरों के लिए। जो आप एंजॉय करना चाहें, आप जिंदगी अगर एंजॉय करना चाहें तो बिजनेस बेहतर है। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी है, यहाँ आप दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अच्छा, मरी जो है बगैर किसी अजर के। मरी आपका घर है, आपका हल्का भी है, मरी के लोग, मरी की जगह, आपने 35-40 साल से पॉलिटिक्स किया वहाँ पे। पूरा पाकिस्तान उसकी तरफ, दुनिया से बल्कि टूरिस्ट आते हैं। मरी के अंदर जो तब्दीलियां अब तक आई हैं उसको आप कैसे देखते हैं, और आप समझते हैं कि इसको मजीद बेहतर किया जा सकता था? बिकॉज पूरा पाकिस्तान कहीं ना कहीं मरी को आइडियलाइज करता है एज अ बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट। तो इन पर्टिकुलर मरी के बारे में मैं तहसील मरी का रहने, मेरी शहर के अंदर कोई मेरा ना कोई ज़मीन है, ना कोई बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। और ये मेरे हल्के का 1/4 है मरी तहसील जो है, जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ता रहा हूँ। मरी अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये शहर उससे पहले नहीं था, और उन्होंने इसके ख़ास मकसद के लिए बनाया था कि जो गर्मियों में लोग आ सकें हिल स्टेशन में। और ये उन्होंने इंडिया में तकरीबन कोई 4-5 ऐसे बनाए थे, जिसमें शिमला है, 3-4 और। बैंगलोर हुआ करता था जी, बैंगलोर हुआ करता था, बैंगलोर भी एक हद तक जी। तो उसका अपना एक कैरेक्टर होता है इन शहरों का। ठीक, हमने वो तबाह कर दिया। मैं फिर वो रूल ऑफ लॉ की बात आ जाती है। बाय लॉज बने हुए थे, उनको फॉलो नहीं किया गया, तो इंतहा कंस्ट्रक्शन, उल्टी सीधी कंक्रीट का जंगल बन गया मरी। और ज़्यादातर ये काफ लीग के दौर में 2000 के बाद हुआ तब्दीली है। क्विकली मैं एक सवाल अक्सर आप जैसे सीनियर सियासतदान से जब भी मौका मिलता है तो मैं करता हूँ, मैं कुछ शख्सियात से आपसे उनके लिए मशवरा चाहता हूँ, एक वन लाइनर कोई उनको दे दे। तो स्टार्ट में करूंगा आपके। सियासतदान कभी मशवरा कबूल नहीं करते। चले आप दे तो दीजिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए। सबसे पहले आप खान साहब जेल में, क्या मशवरा देंगे उनको इस वक्त? एक वन लाइन। जरा सोचें उनसे क्या गलतियां हुई हैं। जेल में सोचने की जगह सोचें गलतियां क्या हुई हैं और मैं कैसे बेहतर इंसान बन सकता हूँ। नवाज शरीफ साहब को आज अपनी नहीं वन लाइनर मुश्किल, अपनी जिम्मेदारी देखनी होगी कि आज उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी है जिससे वो लाताल्लुक नजर आते हैं। जरदारी साहब मशवरा? जरदारी साहब मेरे मशवरे से बाहर है। ऐसा दिल रखते ही नहीं है जो मरियम साहिबा हमारी छोटी बहन की जगह है, मैं उनको मशवरा देने से कासिर हूँ। पॉलिटिकली तो एक जो कॉन्फ्लिक्ट की सी सिचुएशन बनी उसमें मरियम साहिबा का भी एक रोल बताया जाता है जैसे सीनियर सियासतदान। मेरा जिंदगी में कभी जाती कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, मेरा मरियम साहिबा से कोई ताल्लुक नहीं है कि जाती कॉन्फ्लिक्ट। चलें एज अ जूनियर पॉलिटिशियन को मशवरा देते हैं, उनके वालिद साहब के साथ पॉलिटिक्स किया, ठीक कर रही है पॉलिटिक्स मरियम, आपको ठीक लग रहा है? वो आवाम को जज करने देना। सर आप भी आप मरी के रहने वाले हैं, मरी पंजाब में आते हैं, आप अवाम में राय दीजिए, ठीक कर रही है? नहीं, मैं देखें वो फैसला अवाम करेंगे ना, ठीक कर रही है नहीं इसका फैसला अवाम करेंगे। मेरी राय ये है कि हुकूमत को समझना चाहिए कि हमने करना क्या है, हमारा मकसद क्या है हुकूमत में होने। नहीं, वो तो बड़ी एक्टिव हैं, डेली एक नया कार्ड लॉन्च करती हैं, एक्टिव नजर आती हैं। इमरान खान साहब ने बहुत कार्ड लॉन्च किए थे, कार्ड, ऑप्टिक्स, टिकटॉक, इन चीज़ों से हुकूमत नहीं चलती। हुकूमत बहुत मेहनत का काम है, दिन रात बैठना पड़ता है, इशू को समझना पड़ता है, उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है, उसका हल तलाश करना पड़ता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मौलाना साहब के लिए कोई मशवरा आपके ज़हन में? मौलाना फजलुर रहमान मौलाना साहब का मैं तालिब इल्म हूँ। अच्छा, कोई मशवरा वैसे अपने उस्ताद को मशवरा दे सकते हैं? अच्छा, बिलावल साहब, हाँ, बिलावल साहब को वही मशवरा है जो मरियम साहिबा के लिए कि सीखें। ठीक है, अभी उनका वक्त है सीखने। चलें, आपसे मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है, और वन ऑफ द बेस्ट वी हैव मैं हमेशा इनके लिए कहता हूँ, चूँकि सियासत को लेकर, तजर्बात को लेकर, और फिर सही बात कहना और बड़ा ब्लंटली कहना मुश्किल काम है पाकिस्तान में, लेकिन अब्बासी साहब कहते हैं। वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। उम्मीद करते हैं जी नए साल का आगाज़ इस दिलचस्प मेहमान शख्सियत के साथ अच्छा हुआ होगा। हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की, कुछ तल्ख बातें भी हैं, कुछ तरह लाइट भी हैं, तो सबको एब्जॉर्ब करना होगा, बात करनी होगी, एक दूसरे से सीखना होगा, एक दूसरे को जगह देनी होगी। इसी की तरवीज के लिए हमने ये सेगमेंट रखा था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। नया साल है और जहां पर दीगर पेशगोइयों की बात की जा रही है तो नए साल पर नए रंगों की भी बात कर लेते हैं कि साल 2025 जो है ना, इसमें कौन सा रंग ज़्यादा बेहतर रहेगा या कौन सा रंग जो है ना ट्रेंड में पाया जा सकता है, कौन से रंग ज़्यादा पसंद किए जाएंगे इसकी बात कर लेंगे, या फिर आपकी शख्सियत की अक्कासी कौन सा रंग करता है, आपकी ज़िंदगी में कौन सा रंग ज़्यादा बेहतर तरीके से असर डाल सकता है। इन सब चीज़ों के अपने हमने बात करनी है, रंग पे बात करनी है, रंगों पे बात करनी है। हम रंगों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप भी जिंदगी में दिया कीजिए। रंग बहुत अहम है कि आप क्या पहनते हैं, कैसा रंग आपके साथ मंसूब किया जाता है। खैर, हमारे साथ इस वक्त समन असद हैं जो कि इमेज कंसल्टेंट हैं, वार्डरोब के हवाले से भी एक्सपर्टीज़ है उनकी। ज़रा समन से हम थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, पूछते हैं कौन से कलर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हमें हेल्प करेंगे टू लुक बेटर। वेलकम समन, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक तो यू वेयरिंग अ डार्क कलर योरसेल्फ, वी बिलीव सर्दियां भी हैं तो डार्क कलर्स की गेम ऑन है, लेकिन ओवरऑल हम अगर आपसे एनालिसिस लें, सबसे पहले हमें 2024 के बारे में बताइए। 2024 का ओवरव्यू अगर करें, कौन सा कलर डोमिनेट किया, डोमिनेंट रहा, रहना चाहिए था, जरा इस हवाले से हमें सबसे पहले बताइए। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात बताने लगी हूँ आपको। ये जो कलर ट्रेंड मैं आपको बताने लगी हूँ, ये 2024 से स्टार्ट होकर 2025 तक जो है वो जारी है पैलेट। इसमें पेंटोन यूनिवर्सिटी क्योंकि हमेशा वही मुतारिफ़ करवाते हैं रंग, तो इस बार भी उन्होंने रंग मुतारिफ़ करवाए। लेकिन याद रहे कि ट्रेंड कभी भी सिर्फ रंगों के साथ नहीं मुतारिफ़ होता है, इसके साथ कुछ कट्स होते हैं, कुछ फैब्रिक होता है जो इन होता है। तो रंगों में जैसे कि आपने पूछा तो 10 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं जो पेंटोन ने मुतारिफ़ करवाया और 5 क्लासिक कलर्स हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े सकील और मुश्किल अल्फाज के साथ रंगों का बताऊंगी, आप उसको गूगल में जाके लिखेंगे तो एग्जैक्ट आपको शेड पता चल जाएगा। वैसे आपकी स्क्रीन पे भी शेड्स आ रहे हैं जनाब। यहाँ पे मेरे पास जो इन होने वाले वो सनबर्न है, रेन फॉरेस्ट है, चेरी टोमेटो कलर है, स्टारलाइट ब्लू है, प्योरिट पम्पकिन है, इट्स अ शेड ऑफ मरून एक्चुअली, मिस्टेड येलो है, आलमंड मिल्क है, एग प्लांट है, वेव राइट है और स्टॉर्म फ्रंट है। ये जो अच्छा, मुझे नहीं पता था ये सब कलर्स भी हैं। समन, मुझे नहीं पता था ये सब कलर्स भी हैं। हमें तो वही पता है नीला, पीला, काला, ये रंग हो सकते हैं। अच्छा, मैंने 2025 के बारे में एक प्रेडिक्शन देखी थी कलर्स के बारे में, वो मौका ब्राउन कलर जो उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा इन रहने वाला है। मौका ब्राउन जो है ना वो बहुत ज्यादा, मैं आपको डेफिनेटली हाँ कॉफ़ी वाला मौका जो है, अगर आप इसमें बात करें सनबर्न का जो शेड है, और क्लासिक कलर्स में एक और पाइन कोन का शेड बताया गया है। मौका जो है ये बहुत ज़्यादा इसके नियर बाय है। अगर एक कलर की बात करेंगी ना आप, तो उसमें मौका ब्राउन जो है वो इस साल फैशन ट्रेंड में बहुत ज़्यादा इन होने वाला है। ओके, होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 5 क्लासिक कलर्स की। ठीक है, ठीक है। 5 क्लासिक कलर्स की। 5 क्लासिक कलर्स में हमारे पास जी डार्क शेडोज है और शीप स्किन कलर है और लगूना ग्रीन है। लगूना ग्रीन जो थोड़ा सा मूंगिया ग्रीन के करीब होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पाइन कोन कलर है, आपको पता है पाइन कोन जो होता है उसका जो शेड होता है वो एग्जैक्ट वो रंग जो है बड़ा फेमस होने वाला है। और इसके अलावा हमारे पास इवनिंग ब्लू है, आप इसको डार्क नेवी भी कह सकते हैं। सो ये बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है। इसके अलावा ये जो क्लासिक कलर्स हैं, आई विल सजेस्ट कि जो प्रोफेशनल्स हैं इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बना लें। जो मैंने आपको ऊपर कलर्स बताए थे 10, उसमें अगर प्रोफेशनल्स की बात की जाए तो यहाँ पे सनबर्न है, खवातीन के लिए जो है रेन फॉरेस्ट है, और जो देखने वाले हैं ना उनके लिए आसान अल्फाज में बताइए। अगर मुझे जाना है सर्दियों की शॉपिंग करने के लिए, मुझे कोई जैकेट लेनी है अच्छी सी जो गर्म भी हो, तो मैं कौन से कलर की लूँ? ठीक है, और थोड़ा सा फिर समर को भी ऐड कर दीजिएगा क्योंकि कलर डेफिनेटली समर में हम लाइट पहनना शुरू कर देते हैं, उसमें कौन से कलर्स हो सकते हैं? ठीक है जी। ख़वातीन की अगर बात करें तो इनको चाहिए कि ग्रे कलर लें, पाइन कोन कलर की जैकेट लें, ब्लेज़र लेना है तो ब्लैक में लें, डार्क नेवी में लें। मर्द हज़रात की बात की जाए तो मैं कहूँगी कि ये लोग ब्राउन्स की तरफ ना जाएंगे, ग्रे और ब्लैक्स में रहें, डार्क नेवी में रहें। तो ये सजेशन है कि अगर आपने विंटर्स में ब्लेज़र, स्पोर्ट्स कोट या आपने कोट कैरी करना है तो आप ये कैरी कर सकते हैं कलर्स। अच्छा, मोस्टली एक साल को लेकर एक साल की एक वाइब भी होती है। आपके ख्याल में जो सेम शेड्स हैं या मैचिंग शेड्स हैं ये ज़्यादा इन रहने वाले हैं या कंट्रास्टिक शेड्स का ज़्यादा टाइम है? 2025 को आप कैसे देख रही हैं?
देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ट्रेंड को आप ज़रूर फॉलो करें, बट ये देखिए कि आप उस ट्रेंड में अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि आप कंट्रास्टेड शेड में कैसे लगेंगे। अगर आपने सीरियस रहना है ना, आयशा को बहुत अच्छे से पता है आप लोग कितने देर से स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैंने हमेशा देखा है आयशा जो है वो हमेशा सॉलिड कलर्स में रहती हैं, और अगर ये कंट्रास्ट करती भी हैं तो बड़ा ही सुपर कंट्रास्ट करती हैं। सो मुझे लगता है आप लोग को एंकर्स से सीखना चाहिए। हमारे मेल एंकर्स, फीमेल एंकर्स, इनका अटायर बहुत क्लासी होता है, तो मुझे लगता है हाईली सजेस्टेड है मॉर्निंग शोज देखें, लेकिन सीरियस वाले। अच्छा समन, एक और चीज, नया ट्रेंड आ गया है, उसमें ट्रेंड नहीं पता चलता, वो है कलर एनालिसिस करवाने का कि हर किसी की स्किन टोन डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक अब तो बाकायदा ऐसे शॉप्स बन गए, क्लिनिक्स बन गए डिफरेंट मुल्कों के अंदर, जहां पर लोग जाते हैं कलर एनालिसिस कराने के लिए कि वार्म स्किन टोन है उनका या फिर कूल स्किन टोन है, तो कौन से कलर उन पर ज्यादा बेहतर लगेंगे। डार्कर स्किन टोन के लिए आप बताएं कौन से कलर बेहतर रहेंगे साल 2025 में, और जिनका लाइटर स्किन टोन है उनके लिए कौन से बेहतर रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना एक चीज़ प्लीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी। हमारी डार्कर स्किन है या हमारी लाइटर स्किन है, लेकिन हमारी जो अंडरटोन है ना वो स्पेसिफिक है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी डार्कर स्किन है तो वो कूल ही होगी, या लाइटर है तो वो जो है वो वार्म होगी। मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी, आपको यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आप अपनी वेन्स चेक करें, अगर आपकी वेन में पर्पल या ब्लू कलर की वेन आ रही है तो आप कूल अंडरटोन में आते हैं। छोड़ दें आपकी स्किन डार्क है या आपकी स्किन लाइट है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी जो वेन है, आपके राइट हैंड की जो वेन है उसको आप चेक करें, उसमें अगर ग्रीन कलर की, ऑलिव ग्रीन कलर की वेन आ रही है तो आप समझ जाएं कि आप वार्म अंडरटोन है। आ रही है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कहती हूँ, अगर आपके जो वेन है एक ग्रीन है, एक ब्लू है, या एक पर्पल है, एक ग्रीन है, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन है। अच्छा, आपके लिए जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह से डिफरेंट हो जाती हैं कि आपने जो वार्म अंडरटोन वाले लोग हैं, अगर उन्होंने कोई कलर पहना है तो वो देखें कि क्या वो कलर सेकेंड या टर्जरी में येलो से मिलके बना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ठीक है, प्राइमरी तो हमारे 5 कलर है, आपके लिए इजी हो जाता है। सही सही, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई कलर इससे बना है जिसमें ब्लू ऐड है तो आप समझ लें वो आपका कलर है, वो आपके अंडरटोन का कलर है। हर दफा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अच्छा, वाइट की बड़ी एक प्लीज मुझे बताना है, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हर वाइट जो है ना वो हर एक का वाइट नहीं होता, ठीक है। वाइट कलर, आपका वाइट कलर, वाइट शेड वो है जो आपकी आंख का वाइट पार्ट है। तो आपने जब भी वाइट कलर का शेड लेना है उसको यहाँ पे रख के देखना है कि क्या वो वाइट वाला शेड आपका आई वाइट है, तो वो आपका अच्छा है, ठीक है, वो आपका एग्जैक्ट कलर है, उसमें आप ग्लो करेंगे, आपकी स्किन बहुत हेल्दी लगेगी, आप बड़े अच्छा कलर जो है ना, इससे ये भी बड़ा पता चलता है और फर्क पड़ता है कि आपकी स्किन जो है ना वो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, कलर टोन बेहतर लगेगा या नहीं लगेगा। समन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत रहनुमाई की हमारी। रहनुमाई की, और समन आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत से लोगों से बात होती है, आई थिंक आप सबसे बेहतरीन नहीं है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। यस, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। समन हमारे साथ मौजूद थी, तो आपकी आई होप थोड़ी सी रहनुमाई हो गई होगी कि आपका अंडरटोन क्या है और किस तरह के कलर्स आप पर सूट करेंगे। इस चीज के ऊपर आहिस्ता अभी ब्लू थी, आहिस्ता से लाइट ब्लू हो रही है, ध्यान से लाल होना ना शुरू हो जाए, पता नहीं क्या, लेकिन अच्छे टेक्निकल बात है ना। वैसे समन को सोशल मीडिया भी फॉलो कर लें तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। खैर जनाब, वंस अगेन थैंकिंग समन। आगे बढ़ते हैं क्योंकि नए साल की बात है ना, आज तो नया साल कर करके हम थक नहीं रहे। इट्स 1/1/25 1/1/2025, जबरदस्त। अच्छा जी, हम सब अपनी ज़िंदगी को ऑब्वियसली बेहतर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे नए अज़ाइम भी हैं, आदाफ भी हैं, और इस पर हम बात करते रहते हैं। सो हमने भी सोचा कि हम इसको फोकस करें कि वो स्ट्रैटेजी क्या है जो इन आदाफ के लिए हमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल के इख्तिताम पर उन आदाफ को हासिल नहीं कर पाते। और मैंने तो कहा कि आपके छोटे छोटे गोल्स हैं, अगर तो हो जाएं तो ठीक, नहीं तो किसी एक गोल की वजह से बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्लान है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करें, उससे आगे बढ़ें। दिस इज व्हाट आई थिंक। लेकिन हमने कहा इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करें कुछ स्कॉलर्स के साथ, उनसे हम पूछें उनके तजुर्बात की रोशनी में कि वो हमें क्या गाइड करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हमें बताएंगे जिससे हम अपने जो गोल्स हैं ना उनको अचीव कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। हमारे साथ आज कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर है फहद काज़मी साहब, उनसे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उनसे हमने इस बारे में बात करनी है। थैंक यू सो मच फहद साहब एंड डॉक्टर जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फहद, पहला सवाल जो है ना मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी, वो ये कि मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इस्लाम की बात कर लें या दूसरे मज़ाहिब की बात कर लें, क्या हमें नज़र आता है कि कोई ऐसी रहनुमाई हमारे लिए मौजूद हो जो हमें हमारी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन या फिर जो हमारे गोल्स हैं किसी भी साल के लिए उनको पूरा करने में मदद देती हो?
इस्लाम के अंदर जब नए साल की, क्योंकि हमारे यहाँ ल्यूनर कैलेंडर 12 कहीं ना कहीं उसकी एक इम्पोर्टेंस रहती है, और ल्यूनर कैलेंडर के आगाज़ पे तो ख़ास तौर पे हमें तरबियत की गई कि हम प्रेयर में रहें, मेडिटेशन में रहें, रब्बुल इज़्ज़त के साथ कनेक्शन में रहें। यानी एक तो हम रब ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़रा रिवाइव करें। तो वही बात हम सोलर कैलेंडर के साथ भी कर सकते हैं कि एक नए साल का आगाज़ हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ग्रैटिट्यूड, उसके अंदर खुदा के सामने झुकना, सरेंडर करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मानी रखता है। जहाँ तक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात है, तो जनरली स्पीकिंग दीन का जो फ्रेमवर्क है वो ये चाहता है कि इंसान जो है वो कुछ भी करे तो उसको कंसिस्टेंटली करे। इसके लिए सीरत के अंदर जो टर्म इस्तेमाल की गई है, या हमारे सीरत स्कॉलर्स जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको मुदावमत अमल कहते हैं। कि जब मैं कोई चीज़ सोच लूँ कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करने की कोशिश करूँ। बड़ी बुनियादी सी बात है, मगर बड़ी अहम सी बात है कि हमारे साथ होता ये है कि हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अपने दिमाग में, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज, वो गोल्स, वो विजन्स दिमाग में रह जाते हैं, माइंड में रह जाते हैं, एप्लीकेशनल नहीं होते। तो दीन के फ्रेमवर्क में आप जब भी कोई अच्छी नीयत के साथ अच्छा काम करने का सोच रहे हैं, कोई विजन बना रहे हैं, कोई गोल बना रहे हैं, तो गोल की अटेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और उसको अटेन करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए इकबाल का मशहूर जुमला है दैट आई लाइक टू कोट। इकबाल कहते हैं कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ डीड, इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ आइडियाज़। कुरान अमल की किताब है, आइडियाज़ की किताब नहीं है। तो आप कोई भी रिजॉल्व कर रहे हैं, वो नए साल के आगाज में आपकी रिजॉल्व है या जनरली आप कोई रिजॉल्व कर रहे हैं, जरूरी है। दिफात भाई, ये जो 365 डेज का ब्रैकेट है जिसे हम एक साल कहते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज इन आवर लाइव्स? आई मीन, क्या ये इतना ज़रूरी है कि इसको लेकर अपनी प्लानिंग्स की जाए, या डे टू डे मामलात को ज़्यादा फोकस किया जाए? क्या इस हवाले से कोई गाइडलाइंस हैं हमारे लिए? जी देखें, बात यह है कि प्लानिंग तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली भी। आप दीन के ओवरऑल फ्रेमवर्क के अंदर देखें तो प्लान तो किया गया, मतलब मैं बहुत सी एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, लेकिन जो अहम बात है वो ये है, जैसे फर्द से माशरा बनेगा, माशरे से कौमें बनेंगी, इसी तरह वक्त की ये छोटी इकाई जिसको हम एक साल कह रहे हैं यहाँ पे, ये साल सदियों में कन्वर्ट होंगी। हर साल एक ईंट है, हर साल एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो नेशंस की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। तो अगर हम डे टू डे वाली एक फ्रेमवर्क के अंदर रह रहे हैं, हमारे पास फ्यूचर के बड़े गोल्स नहीं हैं, वी विल बी इन अ रट एज अ नेशन। और बड़ी कौमों में, तरक्की याफ्ता कौमों में और पसमानदा कौमों में बुनियादी फ़र्क ही मंसूबा बंदी का है, उस विजन का है जो कि आइडेंटिफाई पर वक्त नहीं किया जाता। एक बात जो और भी आपसे हमारी जब थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी और पहले भी हो रही थी कि कितना डिफ़िकल्ट है कि जो मेरे गोल्स हैं वो गोल्स कहीं ना कहीं मैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करूं। तो इसमें हमने अपने यूथ को होप देनी है। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन जो मैं सोच रहा हूं मैं अपने आप को अगले दिन वैसा ट्रांसफॉर्म करूंगा। हमारे स्पिरिचुअल ईथॉस में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी शेख बायजीद, वो कहते हैं कि इट टुक मी 30 years कि मैं इस बात को रियलाइज ही करूं कि जो मैंने जाना है वो मेरे अमल में, मेरे डीड में, मेरे कैरेक्टर का पार्ट बन जाए। तो लोगों को 30-30 साल लगते हैं। तो यूथ को भी होप देनी है कि आप सीखने के प्रोसेस में हैं, इट विल टेक टाइम। हमारे यूथ के अंदर फात काज़मी में एक एलिमेंट ये भी तो है ना कि पेशेंस नहीं है, हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया जिस फास्ट ट्रैक पे है हमें उसके साथ दौड़ना है, अगरचे कि हमारे अपने सर्कमस्टांसेस कुछ भी कह रहे हों, हमें उसके साथ दौड़ना है, हमें उसके साथ कंपीट करना है। तो फिर ओबियसली हमें फास्ट ट्रैक रिजल्ट्स चाहिए, जब नहीं मिलते तो फिर मायूसी आती है, एंड मायूसी अल्टीमेटली लीड्स अस टू नोवेयर, वो हमें पता है। तो फिर ये पेशेंस का एलिमेंट कैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इमरान भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपने की है, मगर ये बात हमें माननी पड़ेगी कि वेस्ट का अगर आज गलबा है, वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो सदियों की प्लानिंग और सदियों की एफर्ट है।
आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू करेंगे तो आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इट टुक देम 200-300 years। अगर हम तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं कौम की सतह पे या एक इंडिविजुअल की सतह पर हम आगे जाना चाहते हैं तो रिजल्ट्स ना देखें बल्कि अपने रोल मॉडल्स की या जिनको आप फॉलो कर रहे हैं या जिनको आप कॉपी करना चाह रहे हैं उनकी स्ट्रगल को भी देखें। बिल्कुल सही। देखिए बिल्कुल मैं सही। इस बात को बहुत दूसरी तरफ भी लेके जाना चाहता हूं। आप देखें जी। यंग एक्टर्स हैं वो सुपरस्टार्स बनना चाहते हैं लेकिन जो पुराने सुपरस्टार्स हैं उनकी मेहनत तो देखें वो कितनी उन्होंने एक्टिंग के अंदर अगर मेहनत की तो किस दर्जे की मेहनत की। बिल्कुल सही तो बात हमारे कर रहे हैं young आप actors फाद। दूसरा ये मेरा सवाल भी ये था कि आपने होप की बात की कि हमारी जो यूथ है उसको होप देना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या अगर हम अपनी सिर्फ सोसाइटी को देखें तो रहनुमाई मौजूद है कि इन गोल्स को अचीव हमने किस तरह से करना है? क्या एक बड़ा गोल एक साल के लिए सेट कर लेना काफ़ी है या फिर उस गोल को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अचीव कर सकते हैं उन गोल्स को? ये जो बात आप कर रही हैं ये तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट, दुनिया भर की मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल है कि आपका बड़ा गोल जो है लॉन्ग टर्म गोल वो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट होता है और आपके जो गोल्स हैं वो छोटे टारगेट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एक बड़ा गोल जो होता है जो टर्म वेस्ट में इस्तेमाल की जाती है उसको स्मार्ट गोल कहते हैं। गोल्स आर स्पेसिफिक, दे आर मेजरेबल, दे आर अटेनेबल एंड दे आर रेलेवेंट एंड रियलिस्टिक। तो एक रेलेवेंट, रियलिस्टिक, अटेनेबल, मेजरेबल गोल स्मार्ट गोल होता है और वो स्पेसिफिक भी होता है। तो अगर आपने कोई भी बड़ा गोल बनाया है कि सपोज मैं पीएचडी करना चाहता हूं या मैं मास्टर्स करना चाहता हूं या मैं फलाने बैंक के अंदर जॉब करना चाहता हूं या मैं एंकर पर्सन बनना चाहता हूं तो वो गोल छोटे टारगेट्स के अंदर डिवाइड होगा और आप छोटे टारगेट्स को चेज करेंगे, वो छोटे टारगेट्स मिलके वो बड़ा गोल अटेन करने में आपकी मदद करेंगे। शॉर्टकट नहीं होगा, स्ट्रगल होगी, मेहनत होगी, कंसिस्टेंसी, मुदावमत अमल जिसको दीनी फ्रेमवर्क के अंदर कहा गया वो कहीं ना कहीं आएगी तो आपका वो बड़ा टारगेट, बड़ा गोल अटेन होगा। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट लर्निंग। आपसे जब भी बात होती है बहुत अच्छा लगता है। आप बड़े आसान अल्फाज में, रिलेटेबल अल्फाज के अंदर आप हमें समझाते हैं चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सैयद फाद काज़मी, हमें बताइए आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करके आपको हेल्प हो सकती है कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स को या बड़े गोल्स को भी छोटे छोटे गोल्स में एज यू सेड तकसीम करके आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिलेटेबल और थोड़े इस तरह के गोल्स हों जो आप आसानी से एक पूरे दिन के अंदर कर सकें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और गोल जो है ना, मुझे लगता है वो सबका गोल होना चाहिए। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है ना एज अ होल ये गोल होना चाहिए कि हमने अपनी खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको एम्पावर करना है। तो अगला सेगमेंट जो है हमारा वो इसी से रिलेटेड है कि एक ऐसी तब्दीली की हम बात करने जा रहे हैं जो खवातीन की ज़िंदगियों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। लाहौर में खवातीन के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है विमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम। ये एक इनकलाबी कदम है जिसने अभी तक काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं। 6600 से ज़ायद खवातीन को बाइक चलाने की तरबियत दे चुका है। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं सड़कों के ऊपर खवातीन को, लड़कियों को बाइक चलाते हुए देखता हूँ। मैं चाहता हूँ ये आपको इंडिपेंडेंट करने की तरफ एक बहुत अहम कदम है और वो खर्चा जो इतना ज़्यादा होता है आपका, जो आप वैन वाले को, टैक्सी वाले को महीने के पैसे देते हैं काम पे यूनिवर्सिटी जाने के लिए, उस पर आपको बड़ी आसानी दे सकता है। खैर, इस प्रोग्राम जिसका हम तस्करा कर रहे हैं इसने न सिर्फ खवातीन को सफरी आज़ादी दी है बल्कि सकाफती तौर पर या समाजी तौर पर जो रुकावटें हैं उनको भी ज़बरदस्त तरीके से चैलेंज किया है। ये कितना ज़रूरी है और कैसे इसको मुमकिन बनाया जा रहा है, दो शख्सियात हमें इस हवाले से ज्वाइन कर रही हैं। एक तो है जो इंचार्ज है ड्राइविंग स्कूल सिटी ट्रैफिक पुलिस की, उनका नाम है रफ़त अफजल, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर फ़हमीदा ज़ीशान। ये दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच रफ़त साहिबा एंड फ़हमीदा साहिबा फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करना चाहिए विमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम है क्या, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज बोलिए। विमेन ऑन व्हील का जो हमारा प्रोजेक्ट है, वीमेन ऑन व्हील का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। उसमें हम जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बाइक राइडिंग जो है वो सिखाते हैं। 15 डेज़ का हमारा कोर्स है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इंतहाई आसान तरीके से की जा सकती है। आईडी कार्ड आपने लेके आना है और उसके साथ एक आपकी पिक्चर होगी। डे फर्स्ट पे हम आपका लर्नर बना देंगे और
डे फर्स्ट पे आपका लर्नर बन जाएगा और आफ्टर 42 डेज जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, चूँकि आप हमारी रजिस्ट्रेशन में हैं, तो आफ्टर 42 डेज आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। वाओ, इज इट फ्री? मुफ्त है? रफत, फहमीदा, आप जी यस यस प्लीज। हमारी आवाज पहुंच रही है? हमारी आवाज जा रही है उन तक। जी, मैं एक जी, तो जी, आप जी, फी आपकी के बारे में आवाज बताएगा, पहुंच रही है आवाज, जी, जी। फ्री और रिस्पांस जो है वो कैसा है विमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम के लिए? खवातीन आ रही हैं बड़ी तादाद में सीखने के लिए? जी जी बिल्कुल, हमारी इसकी कोई फ़ी नहीं है, विदाउट फ़ी है ये, और ये तमाम उन फीमेल्स के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं। इसमें जस्ट हम बाइक राइडिंग सिखाते हैं, चूँकि हमारा मोटो है वीमेन ऑन व्हील, तो इसी सिलसिले में हमारे 11 जो स्कूल हैं ड्राइविंग स्कूल्स वो हम रन कर रहे हैं लाहौर के डिफरेंट प्लेसेस पे। उसमें हमने एक ऐसा बड़ा अच्छा सिनेरियो रखा है कि हमने लाहौर की सारी प्रेमिसेस को कवर किया है। अगर हमारा एक स्कूल बहरिया टाउन है तो दूसरा मनावा लाइन है, तीसरा हमारा ग्रेटर इकबाल पार्क है, तो चौथा हमारा जो है वो काना में है। तो इस तरह हमने ड्राइविंग स्कूल को मर्ज किया है कि पूरे लाहौर की जो फीमेल्स हैं उनको हम अकोमोडेशन दे सकें। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है? किस नंबर को अचीव करना चाहते हैं आप लोग? किस नंबर तक हमने जाना है, कम से कम इतनी खवातीन को हमने ट्रेन करना है, और क्या कोई टाइमलाइन भी है जहन में? सर हमारे पास कोई नंबर का टारगेट नहीं है, हमारा सिर्फ ये मोटो है कि हम अपने लाहौर की तमाम फीमेल्स को इंडिपेंडेंट करें, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो कि मैंने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, तो भाई पे या फादर पे चलें, अब जरा थोड़ा टेक्निकली मैं खवातीन की अपना जो ट्रैवल स्किल पे भी बात कर लेता हूं, जो कि मैं पर्सनली खुद, मुझे इतना टाइम लगा बाइक राइड करने में, गाड़ी चला लेते थे, बाइक से डर लगता था। खवातीन के रफत, ये सवाल इन पर्टिकुलर मेरा आपसे है, बिकॉज आप हेड करती हैं स्कूल को, तो खवातीन के अंदर कैसी टेंडेंसी है जी? डर लगता है कभी कि बाइक गिर जाएगी, बैलेंस मुश्किल होता है, कैसी रूटीन है उनकी सीखने की? पहले तो हम उनको ये बताते हैं कि रोड कॉन्फिडेंस के मुतालिक कि आप लोगों ने रोड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो कार ड्राइविंग हो या बाइक राइडिंग हो, ठीक है। तो हमने उनको यही कॉन्फिडेंस देना होता है, यही डर उनका ख़त्म करना होता है कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंट होकर रोड पे आना है। तो लोग जो सीखने आती हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं कि हम लोग सीखेंगी, एक पैशन भी होता है कि हम लोग सीखेंगी और इंडिपेंडेंट होगी। और कुछ उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा होता है, कुछ हमारी अपनी एफर्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी हमने ट्रेंड किए हैं सब लोग हैप्पीली गए हैं, सब लोग वेल ट्रेंड हमने करके भेजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारा आबशार में भी ड्राइविंग जो मोटरसाइकिल राइडिंग का है, हम उधर भी सिखा रहे हैं फीमेल्स को, वहाँ पर भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बिल्कुल ठीक है, लोग हैप्पी हैं, लोग आते हैं। अच्छा रफत, ऑब्जर्व आपने क्या किया है? खवातीन के बारे में परसेप्शन ये पाया जाता है कि रोड सेंस उनको नहीं होती है जिस तरह से शायद मर्द हजरात को होती है। आपके पास जो खवातीन आई हैं उनकी रोड सेंस को आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया है? अच्छी रोड सेंस है उनको, और जब वो सीख जाती हैं तो बेहतर तरीके से वो बाइक राइड करती हैं? देखिए जी, ये तो हमारी जनरल स्टेटमेंट है कि फ़ीमेल्स के हवाले से, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये समझती हूँ कि फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली चलाती हैं और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, और वो फॉलो करती हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जी ये जो है ये लोग कॉन्फिडेंटली चला नहीं सकती हैं, ऐसा है या वैसा है। तो फीमेल ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र, और आप दो एम्पावर्ड विमेन जो खुद इस सिस्टम को लीड कर रही हैं, एक अच्छी एग्जांपल है हमारे सामने इन यूनिफॉर्म, माशाल्लाह बैठी हैं। अच्छा, ये भी बताइए आपके इस कोर्स की आउटलाइन क्या है? 15 दिन काफ़ी हैं किसी के बाइक को सीखने के लिए, और फिर आप किन बेस, क्या फाइनली कोई हतमी टेस्ट होता है जिसके बाद आप उनको लर्नर इशू करते हैं? 15 दिन की तकसीम क्या है, कहाँ से शुरू होता है कोर्स और कैसे ख़त्म होता है? ये जो है वाव में वुमेन ऑन व्हील में तो हम 15 डेज़ का कर रहे हैं। लर्नर हम डे फर्स्ट में इशू कर देते हैं उनको, क्योंकि हमने उनका लर्नर जो मैच्योर करके उनको लाइसेंस देना होता है। और बाकी ड्राइविंग स्कूल्स जो है तमाम उनमें 21 डेज़ का कोर्स चल रहा है, तो उसमें भी हम डे फर्स्ट में उनको लर्नर्स बना के देते हैं, और जैसे उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है, 21 दिन पूरे होते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनका लर्नर मैच्योर होने के बाद उनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। बाकायदा टेस्ट लिया जाता है इस चीज़ का। हमारी टेस्टिंग वैन आती है रेलिवेंट ड्राइविंग स्कूल में, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका लर्नर्स मैच्योर हो जाता है, वहाँ पे जाके फिर वो टेस्ट देते हैं, क्लियर होते हैं। तो ठीक है, चलिए क्विकली फहमीदा, आप कुछ कंक्लूड करना चाहें? खवातीन जो देख रही हैं खासतौर पे लाहौर, पंजाब, दीगर जगहों पे, कुछ भी उनको कहना चाहें इस हवाले से?
जी जी बिल्कुल। अभी आप जब रिफत से बात कर रहे थे तो मेरे दिल में कुछ हो रहा था कि मुझे मौका मिले और मैं बोलूं कि ये जो एक मिथ बनी हुई है ना कि फीमेल्स जो है वो कॉन्फिडेंटली नहीं ड्राइव करती है कुछ भी, तो मैं आपको क्लियर करूं कि हम आपके सामने एग्जांपल हैं। हम अपनी जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली मैंने नहीं कहा, खातून ने कहा, मैनेज कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि परसेप्शन पाया जाता है ना, परसेप्शन पाया जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। आप दोनों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी प्लीज प्लीज 20 सेकंड है, प्लीज कंक्लूड करते हैं। सर मैं सिर्फ एक जी बिल्कुल इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी कि हम सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं सिखाते, गाड़ी के मैकेनिक्स के बारे में भी बताते हैं और उनको इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद सॉर्ट आउट करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी अच्छी बात आपने किया कि आपको मैकेनिक्स के बारे में भी बता दें, क्योंकि खवातीन ड्राइव तो कर लेती हैं लेकिन वहां पर आकर वो अटक जाती हैं। टाइम बहुत कम है, आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। क्विकली कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।